अब गरीब मजदूर आ रहे बेचारा अपने मजदूरी छोड़ करके, उन्हें ला रहे हो बहका करके, फुसला करके, हम आपको 500 देंगे, 400 देंगे। उनको जोकर कह दीजिए तो ज़्यादा मोतबर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने जोकर वाला काम करा है। जैसे सर्कस के अंदर जोकर आपने देखा होगा, जोकर जो खेल कूद करते हैं, तो जो कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, कुर्सी की लालच दिया तो देखिए कहां से कहां चलेगी। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो इनको नफरत की राय लेके डूबेगी। तो मुसलमान, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कांग्रेस के राज में कहीं भी किसी जगह भी, हिंदुस्तान किसी भी कोने में किसी मुसलमान को पकड़ लिया, टेररिस्ट का या आतंकवाद का, दहशतगर्द का, उसको केस लाद दिया और सालों साल अंदर बंद पड़े हैं। अब तो नहीं चीज हो रहा है। शक के आधार पर किसी को उठाया जाता था, बाइज्जत बड़ी होती थी, मगर मोदी जी की हुकूमत में उठाते तो नहीं है, मगर इस दुनिया से उठा देते हैं। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरती की दीवार छत बह न जाए, है कि माँ के अशकों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। पूरे हिंदुस्तान से इतने लोग आए थे उस एहतजाज में शामिल शिरकत होने के लिए, पूरा रामलीला ग्राउंड भरा हुआ था। उसके बाद जब ये एहतजाज हो गया, उसके बाद सरकार ने अपना हाथ पीछे कर दिया। पब्लिक के, आवाम के फायदे के लिए तो तंजीम, बिल्कुल आवाम के फायदे के लिए, आवाम तक आवाम पर जुल्म हो रहा है, आवाम पर ज्यादती हो रही है, और तंजीमें खामखा पैसे खा रही हैं, आराम से बैठी हुई हैं मुंह बंद कर। ये चीज़ आप गलत करें, पैसे खा रहे हैं। तो आप नहीं चाहते कि मतलब हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में हिंदू राष्ट्र का प्रॉब्लम क्या है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकते भाई, जमहूरियत है भाई। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए ना। मोदी और योगी के इसमें क्या योगदान है मेरे भाई? धर्म और जाति के बारे में सोच करके वोट करना ही नहीं चाहिए। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो धर्म और जाति के इलेक्शन नहीं है, इस बार संविधान बचाने के इलेक्शन है। जहाँ जहाँ मोदी जी का प्लेन लैंड किए थे वहीं पे एयरपोर्ट हो गया क्या? कहाँ एयरपोर्ट बनाए बता दीजिए मुझे, मैं भी जाऊँगा आज प्लेन से टिकट लेकर, मैं भी उस एयरपोर्ट को देख कर। आपके बिहार में भी दरभंगा में बना दिए। कभी कुत्तों के झुंड में जब फंस जाते हैं, देखते होंगे आप भी कैसा कैसा वीडियो वायरल हो रहा है। भौंकने की आदत है तो भौंकने दीजिए, हाथी होता है ना, वो चलता है तो पीछे नहीं दिखता कौन आ रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। इस वक्त जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस वक्त जो माहौल है वो लोकसभा इलेक्शन का चल रहा है। तो ये बिहार के हैं, तो इनसे बिहार के ताल्लुक से हम सवाल पूछेंगे कि बिहार में जो सियासत है वो सियासत की क्या उछल पुछल हो रही है। हम पूछेंगे कुछ नीतीश कुमार के बारे में कि अच्छा, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद जावेद अख्तर राही बात कर रहा हूँ आपसे, और आपका चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल में, इंडिया बोले हल्ला बोल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को आप अपने चैनल पर बुलाया और आपने टाइम दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार का बहुत बड़ा रोल होता है लोकसभा चुनाव में। तो इस वक्त बिहार में क्या माहौल चल रहा है? बिहार में जो माहौल चल रहे हैं वो इंडिया गठबंधन की सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है, और कि इंडिया गठबंधन में सबसे अच्छा सीट लाएंगे वो बिहार से। अच्छा, पहले एक बात बताइए, नीतीश कुमार क्या है? 2 सवाल पूछे, उसका 2 जवाब दीजिएगा। नीतीश कुमार मेंढक है या फिर जोकर है? उनको जोकर कह दीजिए तो ज़्यादा मोतबर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने जोकर वाला काम करा है। जैसे सर्कस के अंदर जोकर आपने देखा होगा, जोकर जो खेल कूद करते हैं, इस झूले पर से उस झूले पर, इस झूले पर से उस झूले पर, वो वही करते हैं। कभी किसी भी चले जाते हैं, कभी किसी भी चले जाते हैं। क्या है ये? वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी दर्जे नीचे गिर सकते हैं।
नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं कि वो अपने कुर्सी के लालच में वो कहीं भी जा सकते हैं। यही बीजेपी सरकार थे तो जो कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कुर्सी की लालच दिया तो देखिए कहां से कहां चले गए। तो ये बात है, ये जुमला से मतलब क्या था, कुछ मतलब ऐसी था, हवा में था जुमला। बिल्कुल हवाबाजी है। नीतीश कुमार हवाबाजी में बिल्कुल मशहूर है। तो जावेद साहब एक बात बताइए, जब मोदी जी इतना अच्छा काम करते हैं तो फिर सरकार दूसरी चेंज करने की क्या जरूरत है? 10 साल में मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, आपको पता है, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छी बात कह रहे हैं आप। पकौड़े तल रहे हैं, पढ़े लिखे युवा जो हैं वो सड़क पर डंडे खा रहे हैं। और तो पकौड़े तलना भी तो एक रोजगार है। मोदी जी ने कहा था कि रोजगार देंगे, रोजगार में कुछ भी हो सकता है। रोजगार तो इतने सारे पढ़े लिखे हैं तो वो कहाँ पकौड़े तलेंगे? पकौड़े अगर सभी बेचेंगे, खरीदेंगे कौन? तो ये भी तो है ना कि अगर मान लो सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती है ना, ये भी तो बात है। सभी नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं ना। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे तबके हैं, बीएड कर रखे हैं या जिस चीज़ में पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्री है वही तो नौकरी मांग रहे हैं ना। तो मोदी जी ने वादा तो करा है कि 5 साल के अंदर हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप क्या करेंगे? वो 10 साल हो गए, 5 साल के वादा किए थे ना, 10 साल हो गए ना। 10 साल में कितने नौकरी थे वो डाटा दीजिए ना आप। चलिए नौकरी नहीं दी तो और भी तो काम किए ना। देश चांद पर चला गया, पता नहीं कितने सारे 100 से कुछ एयरपोर्ट बना दिए मोदी जी ने। एयरपोर्ट? हाँ जी। जहाँ जहाँ मोदी जी का प्लेन लैंड किए थे वहीं पे एयरपोर्ट हो गया क्या? कहाँ एयरपोर्ट बनाए बता दीजिए मुझे। मैं भी जाऊँगा आज प्लेन से टिकट लेकर के, मैं भी उस एयरपोर्ट को देख करके। आपके बिहार में भी दरभंगा में बना दिए। तो दरभंगा में बनवाया, ओपन किसने करवाया था? उन्होंने बनवाया ही ना। केंद्र में पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने रखे थे ना, शुरुआत बनवाया इन्होंने तो ना। शुरुआत तो मतलब चालू तो रनिंग में तो इन्होंने कर दिया ना उसको। तो एक एयरपोर्ट में आप हजारों एयरपोर्ट कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे एम्स भी बनाए हैं उन्होंने। कौन से एम्स बनाए? दरभंगा में बना है एम्स। नहीं, तो ऐसा नहीं है, ऐसे हवाबाजी है ये। बना नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर ज़मीन की वो दे दी है तो उसमें एम्स तो बनेगा ही बनेगा। जब बनेगा जब देखा जाएगा, अभी बना नहीं है तो अभी इस मुद्दे बात करना। तो आप क्या चाहते हैं कि 24 में सरकार चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। तो आप नहीं चाहते कि मतलब हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में हिंदू राष्ट्र कभी, प्रॉब्लम क्या है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकते भाई, जमहूरियत है भाई। हर हिंदुस्तान के नागरिक में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको रहने के अधिकार है। हिंदू राष्ट्र कैसे बन तो जाएगा? मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अब बता दीजिए कहाँ पर है? कभी कुत्तों के झुंड में जब फंस जाते हैं, देखते होंगे आप भी, कैसा कैसा वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, मोदी जी ने और योगी जी ने यूपी के अंदर मकान दिया, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं करा ना, सबको मकान दिया एक तरफ से। कितना डाटा है आपके पास? अगर दिया है तो कितना डाटा है आपके पास? अरे हम कह रहे हैं कि 10% दिया, लेकिन दिया तो है। तो 10% है तो नाम तो बता दीजिए ना जनाब, किस किस को दिया है। चलिए, आप ये चाहते हैं कि सरकार 24 में चेंज होनी चाहिए। जी, बिल्कुल चेंज। कौन है मोदी जी के टक्कर का चेहरा? देखिए, इंडिया में से ही आना चाहिए, इंडिया गठबंधन में से किसी को भी आ जाए, कोई भी आए, कोई भी आए इंडिया। कौन है, आपको क्या लगता है कौन है चेहरा? राहुल गांधी सबसे बेहतर होंगे। राहुल गांधी को तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं बीजेपी वाले। वही चीज़ कहेंगे कि फिर तो ये हो जाएंगे ना। भौंकने की आदत है तो भौंकने दीजिए। हाथी होता है ना, वो चलता है तो पीछे नहीं दिखता कौन आ रहा है। तो आप कांग्रेस को क्यों लाना चाह रहे हैं, ये बताइए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। 10 साल से मोदी जी हैं, वो देख लीजिए। उससे पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी वो देख लीजिए आप। जो मुसलमान, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कांग्रेस की राज में कहीं भी किसी जगह भी हिंदुस्तान किसी भी कोने में किसी मुसलमान को पकड़ लिया, टेररिस्ट का या आतंकवाद का, दहशतगर्द का, उस पर केस लाद दिया और सालों साल अंदर बंद पड़े हैं। अब तो नहीं चीज़ हो रहा है ये। मगर वही मुस्लिम जेल में चले जाते थे, बेगुनाह होते थे, मगर 5 साल 4 साल 10 साल के बाद बाइज्जत बड़ी होते थे। शक के आधार पर किसी को उठाया जाता था, बाइज्जत बड़ी होती थे। मगर मोदी जी की हुकूमत में उठाते तो नहीं है, मगर इस दुनिया से उठा देते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आप जो आपने अभी मौजूदा देखा है वही कहना चाह रहे हैं। तो वो तो आप मुख्तार अंसारी के बारे में बोल रहे हैं या अतीक अहमद के बारे में बोल रहे हैं? अंसारी की बात कर रहा हूँ, अतीक अहमद की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूँ, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके ऊपर भी तो कई सारे केस थे ना। तो केस थे, हम भी मानते हैं, मगर आप मार नहीं सकते थे ना। सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, कानून है हमारे देश में। तो सरकार ने कहा मारा है? तो अतीक अहमद को बदमाशों ने मारा है। पुलिस, मुख्तार अंसारी की मौत अटैक से हुई है। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है।
जब उनका लड़का ने कहा कि मेरे वालिद का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में होना चाहिए, तो होना चाहिए ना। आप जहाँ पर इलाज करा रहे थे उसी डॉक्टरों से क्यों करवाए आप? जब उनके ख़ानदान वाले भाई बेटे जो भी ये कह रहे थे कि नहीं दिल्ली एम्स में करना चाहिए, मुझे इन डॉक्टरों पे विश्वास नहीं है, तो दिल्ली के एम्स से मैं क्यों नहीं करवाए? आप बाहर से डॉक्टर क्यों नहीं मंगवाए? तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो उनकी मौत हुई है इसमें सरकार का हाथ है? जी बिल्कुल है। सरकार को क्या फ़ायदा उनको मारकर? देखिए, अगर फ़ायदा नहीं है तो फिर आप सरकार है, आपको बचना है या आप पे कोई इल्ज़ाम ना लगाए तो आप दिल्ली एम्स से लेके आ जाते ना। एम्स दिल्ली एम्स में इलाज करा देते, उनका चेक कराते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो ये तो ऑफिसर की गलती है ना, सरकार की गलती थोड़ी है। जो वहाँ पे प्रशासन ऑफिसर थे जेल के अंदर, उनकी गलती है। अब इसमें योगी जी मोदी जी क्या कर सकते हैं? प्रशासन की गलती है तो प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो प्रशासन से अगर वो सवाल कर रहे हैं कि भाई मेरे वालिद को दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के द्वारा टीम बनाई जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम हो, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कोताही बरती है इसके अंदर? हाँ, सरकार की गलती है इसमें। इसी में किसी शायर ने कहा है, मैं 4 बन आपको सुना देता हूँ। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफ़रत की दीवार छत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफ़रत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। 24 में मोदी जी की सल्तनत बहने वाली है। लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार को हटाना बहुत मुश्किल है, इससे कि सारा ईडी उनके अंदर में, सीबीआई उनके अंडर में, सब पूरा उन्होंने 10 साल में पूरे पे कब्जा कर दिया है। तो यही तो हम लोगों की बदकिस्मती है कि हर जगह अगर उन्हीं की नुमाइंदगी हो तो फिर क्या कह सकते हैं आप। हो सकता है नहीं भी जाए, ईडी सीडी सीबीआई सब उन्हीं के हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं आप। निर्वाचन आयोग पे तो आपको भरोसा है? हाँ, उन पे भरोसा, बिल्कुल भरोसा है। हमारे कानून पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। अगर गठबंधन पार्टी जीतती है तो फिर कैसे सरकार बनेगी? हर कोई ये चाहे कि हम प्रधानमंत्री बने। चाहने से या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता, पहले जीत तो जाए ना, उसके बाद फैसला करेंगे कौन बनेंगे नहीं बनेंगे। पहले सीटें आ जाए, उसके बाद तय होगा कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा नहीं होगा। कोई भी बन जाए, पहले जीत जाइए, उसके बाद किसी को बिठा दीजिए। बस पढ़े लिखे को बैठाइएगा, चाय वाले को मत बैठाइएगा, बस फिर चाय बेचते रह जाएंगे हम लोग भी। जो जनता है, जो उनके फॉलोअर से चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे तन से कपड़ा उतर जाए, लेकिन हम वोट मोदी जी को ही देंगे। उन्हें गोबर भक्त कह दीजिए, मोदी भक्त कह दीजिए, अंध भक्त कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ये तो फॉलोअर तो किसी का कोई भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हम भी चाहते हैं मोदी जी को, मगर ऐसा नहीं है ना। अगर चाहने से ही होता तो रोज़गार करने की क्या ज़रूरत है? पकौड़ा क्यों तल रहे भाई? मोदी जी के पीछे जाओ, ढूंढ लगाओ, एकदम खाना मिल जाएंगे तीनों टाइम के। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इन 10 साल में कोई तरक्की नहीं हुई देश की? नहीं, अभी आपने जो पूछा मोदी जी के बारे में तो मुझे याद आ गया अपना रडिया जी। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही जनाब हमारे एमपी हैं प्रदीप कुमार सिंह, अभी जब वो अपना पर्चा भर रहे थे ना, जितने भी पब्लिक को लाए थे 300, 400, 500 कह करके खाना के बारे में, उन पब्लिक को 4-5 घंटे रखने के बावजूद खाना ना दिए ना पैसे दिए, वो सब हंगामा कर रहे थे। भाई पब्लिक, अब गरीब मजदूर आ रहे हैं बेचारे अपने मजदूरी छोड़ करके, उन्हें ला रहे हैं बहका करके, फुसला करके, हम आपको 500 देंगे, 400 देंगे। आप पब्लिक को दिखा रहे हैं हमारे पास इतने पब्लिक हैं, मगर उन पब्लिक को आप 1 रुपया तक नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब वो बोल के पब्लिक को रहे थे कि हम आपको पैसे देंगे किराए पर, मतलब किराए पर देकर आए थे। किराए के टट्टू थे वो सब, पैसे नहीं दिए तो उन्होंने हंगामा कर दिया। हाँ, आप चाहे तो हम आपको वीडियो दे सकते हैं अभी।
अच्छा, जी हाँ। वीडियो मुझे दीजिएगा वो। हाँ, मैं भी आपको भेज सेंड कर। पब्लिक को पता चलना चाहिए ना क्या सच है क्या, इसलिए कि आप बोल रहे हैं तो पब्लिक को दिखना चाहिए ना कि जो हजरत सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो साइड में वीडियो चलेगी तो उससे पता चल जाएगा। मैं आपको वीडियो अभी सेंड कर रहा हूँ ना, अभी सेंड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं ये वीडियो भी साइड में चला दूंगा और दिखा दूंगा, तो एक वीडियो देखिएगा जो ये बात बता रहे हैं वो सही बात है, इनके पास वीडियो है। तो जनाब एक सवाल मेरा आपसे और है कि एक बात बताइए, जंग आज़ादी की लड़ाई में जमीयत का बहुत बड़ा रोल था। जी बिल्कुल। जमीयत उलमा हिंद का बहुत बड़ा रोल था देश की आज़ादी में, और हिंदुस्तान के बहुत सारे चीज़ों में रहा है। तो मुसलमानों पे आपके हिसाब से ये कह रहे हैं कि जैसे जुल्म हो रहा है, तो इस पे जमीयत क्यों नहीं उठाती कोई कदम? जमात उलमा हिंद देखिए बहुत अच्छी है, मगर हर मुद्दे पे आवाज़ उठाती है। किस बात पर वो नहीं बोलती? किसी भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी के ऊपर कोई आफत आए, कोई मुसीबत आए, सरकार तो बाद में जाती है। जमात उलमा हिंद के जो भी मेंबर हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं। चाहे पहुंचना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ है। अब हाँ, सन 2000 या 199 की बात है, पूरा मुझे ध्यान नहीं है। कांग्रेस एक बिल लेकर आई थी, काला बिल। वो बिल क्या था कि बगैर सरकार के इजाज़त के बगैर यूपी या हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आप मस्जिद मदरसा या इस्लामिक चीज़ नहीं बना सकते। पास हो गया था क्या? बिल लाया था, पास हो गया था क्या? पास नहीं होता, पहले पूरी बात तो सुनिए। पास हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ था? वो पास हो जाता। हुआ नहीं ना। बिल लाना अलग चीज़ है ना। मोदी जी ने बहुत सारे बिल लाए। क्यों 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 नहीं पास हुआ? वही मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताऊँ क्यों नहीं पास हुआ? बताइए आप। बताने मैं ये चाहता हूँ कि इससे पास नहीं हुआ कि उस वक्त सैयद असद मदनी ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था। रामलीला ग्राउंड कभी भी ये भरा नहीं है, लेकिन उस वक्त पूरे हिंदुस्तान से इतने लोग आए थे उस एहतजाज में शामिल शिरकत होने के लिए। पूरा रामलीला ग्राउंड भरा हुआ था। उसके बाद जब ये एहतजाज हो गया, उसके बाद सरकार ने अपना हाथ पीछे कर दिया। तो इस तरह का ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? महमूद मदनी है या अरशद मदनी है। उठाने के लिए उठा सकते हैं, मगर आप जानते हैं कि अगर आवाज़ उठाएं तो फिर समझ सकते हैं सारा कहाँ जा रहे हैं। तो हम अगर साफ हैं तो हमें डर किस चीज़ का है? आवाज़ ही तो उठा सकते हैं ना। तो ऐसे ही कदम उठेंगे तो ही ये सरकार झुकेगी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इस तरह के कदम क्यों नहीं उठा रही है जमीयत उलमा हिंद? जमीयत के फॉलोवर तो पूरे हिंदुस्तान में है। नहीं, आवाज़ तो उठा रहे हैं। आप जो यूपी की बात कर रहे हैं कि अगर बेटा गलती करे तो बाप को सज़ा दी जाती है, इनमें खैर मौलाना अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो या जमात उलमा हिंद हो, कोई भी कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हमारे देश में कानून है। आप कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। नहीं, कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन ये तंजीमें किस लिए है? पब्लिक के, आवाम के फायदे के लिए तो है तंजीमें। बिल्कुल आवाम के फायदे के लिए, आवाम तक पहुँच। आवाम पर जुल्म हो रहा है, आवाम पर ज्यादती हो रही है, और तंजीमें खामा पैसे खा रही हैं, आराम से बैठी हुई हैं मुंह बंद कर। ये चीज़ आप गलत करें, पैसे खा रहे हैं। आप देख लीजिए जितने भी गरीब तबके के, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हों, अगर वो किसी भी जुर्म में, चाहे वो जुर्म नहीं किया, उसे उठा लिया गया है, जमातुल उलमा हिंद ही उनके केस लड़ते हैं। तो ऐसे केस लड़ते ठीक है, केस लड़ती है, 10 साल के बाद वो वापस आते हैं, तो 10 साल का उनकी जो 10 साल की उम्र बेकार गई, उसका कौन हर्जाना भुगतेगा? उनका जिम्मेदार सरकार है या पुलिस है, जो उठाया तहकीक करके उठाए। अगर ऐसे तो सरकार अंदर करती रहेगी, फिर ये 5 साल बाद 10 साल बाद उठा कर आते रहेंगे, ये चलता रहेगा। तो इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। मगर आप, अगर मैं गलत हूँ या आप गलत हैं, पहले पुलिस चेक करे कौन गलत है, उसके बाद कोर्ट में जेल में ठूस दिया जाए। अगर मैं गुनहगार हूँ तो सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मुझे जो लगता है सरकार हम और आप से हैं, ना कि हम उनसे हैं। हम जिसे कुर्सी पे बिठाते हैं उसे उतारने के लिए भी जानते हैं। देख रहे हैं, बस 10 साल तो झेलने, बस अब ये उतर गए। अभी मैंने इससे पहले आपको एक गज़ल सुनाया था कि सल्तनत बह न जाए, तो बस इस बार वो बहने वाले हैं। आज मोदी उम्मीद, देखिए फ़ैसला खैर खुदा करते हैं, हम और आप उम्मीद ही लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहते हैं ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, बस एक हवाबाजी है। देखिए फ़ैसला तो खैर हक़ में आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे जिता दे, जिसे इज़्ज़त दे, वो उनकी मसलिहत है। अगर अगली बार भी मोदी जी आते हैं तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होंगे, क्या होंगे? हम तो मिटने वालों में से हैं ही नहीं जनाब।
ये तो मुझे पता है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो मिटने वालों में से हैं ही नहीं। आप जो चाहते हैं, आपका इशारा जहाँ है मैं वहीं से जवाब दे रहा हूँ। हम तो हमें जितना काटेंगे हम उतना ही उभर के आएंगे। जो आरएसएस है, बजरंग दल है, वो ये कहते हैं कि 24 पार करते हम हिंदू राष्ट्र ला देंगे। है उनके अंदर में बाप में दम, तो ला के दिखा दे। देश है, मैं हमारे देश में कानून है, हम जमहूरी मुल्क में पैदा हुए हैं, हम गुलाम में नहीं हुए हैं पैदा। तो वो सब कुछ अपने तरीके से कर रहे हैं, संविधान भी बदलना चाह रहे हैं, तो फिर सब कुछ कर देंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा? संविधान तो हिंदू राष्ट्र आएंगे ही वो। कैसे बदल देंगे संविधान? आपको भरोसा नहीं संविधान पे? हमें तो भरोसा है, लेकिन करने वाला तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, अगर वो जुमलेबाजी, अगर वो एक गेंद होता है ना, वो उछाल मार रहे हैं कि हमारे जो भक्त हैं ना वो हमारे तरफ आ जाए, तो ये देश में तो मतलब जो उनके भक्त है या अंधभक्त कुछ भी कह दीजिए, उनको खुश करने के लिए इस तरह की जी सियासत अपना रहे वो। हाँ, इससे पहले भी आप कह रहे थे, एकदम उछल उछल के कह रहे हैं राम मंदिर बना दे मोदी जी। इसमें मोदी जी की क्या कमाल है? मोदी जी की कमाल है। तो राज में तो मोदी जी के बना है ना। राज में बनने से क्या हुआ? फैसला किसने दिया? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए ना। मोदी और योगी के इसमें क्या योगदान है मेरे भाई? तो कांग्रेस का। हाँ, तो जावेद अख्तर साहब, आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये बताइए आपका जो इलाका है वो अररिया पड़ता है। जी। तो अररिया से कौन जीत सकता है एमपी का इलेक्शन? जनाब शाहनवाज आलम। जनाब शाहनवाज आलम कौन सी पार्टी से हैं? आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल। तो पहली बार लड़ रहे हैं वो, या मतलब इससे पहले भी वो जीत चुके हैं? नहीं, पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। इनसे पहले इनके बड़े भाई सरफराज आलम थे, उनसे पहले उनके वालिद मोहतरम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब थे, मरहूम हो गए, बेचारे इंतकाल कर गए। तो आपको लगता है कि अररिया के लोगों के दिलों में इन्होंने जगह बना रखी है, अररिया के जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको वोट देगी? जी बिल्कुल खुल के देंगे। शाहनवाज आलम को बिल्कुल खुल के देंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और उन्होंने भी 17 महीना बिहार के मंत्री में भी रहे हैं, तो उसमें 17 महीने में बहुत सारे काम किए उन्होंने। लेकिन एक चीज़ और भी तो है ना, यहाँ की जनता है बहुत भोली है, वो समझदार अक्लमंद देख के वोट नहीं करती। आजकल जो वोटिंग हो रही है वो धर्म की राजनीति पर हो रही है। जिधर भी धर्म का अफीम होता है लोग उधर ही चले जाते हैं। नहीं, अररिया डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि धर्म और जाति के बारे में नहीं, धर्म और जाति के बारे में सोच करके वोट करना ही नहीं चाहिए। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो धर्म और जाति के इलेक्शन नहीं है, इस बार संविधान बचाने के इलेक्शन है, और शिक्षा के बारे में, विकास की मुद्दा है, या हमारे अररिया ज़िला से पलायन इतना है कि बता नहीं सकते हैं। तो इस मुद्दे पे इस बार चुनाव हो रहा है। शाहनवाज आलम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, जाति धर्म के बारे में कहना बेकार है। अच्छा, तो शाहनवाज साहब का जो मुद्दा है वो रोज़गार, तरक्की, इस पे मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि इस मुद्दे पे पब्लिक वोट देगी उन्हें? जी बिल्कुल खुल के वोट देंगे, बिल्कुल। अररिया के लोग समझदार है। चलिए, तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि शाहनवाज साहब आपके इलाके से जीते और इनकी सरकार बने। तो आवाम के लिए और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ शेर व सुना दीजिए। मैं आवाम के लिए तो नहीं, बस मोदी जी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मोदी जी से कोई ही सुनाता हूँ। चलिए, मोदी जी का ही सुना दीजिए। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो इनको नफरत की राय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो इनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर इनको इन किसानों की हाय लेके डूबेगी,
इनको इन किसानों की, हाय लेके डूबेगी चाय वाले बाबू को, चाय लेके डूबेगी। इस बार चाय लेके डूब जाएगी। चलिए, जो हमारे दर्शक होंगे वो आपके बातों का इशारा समझ जाएंगे। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी तमन्ना, आपकी ख्वाहिश पूरी हो और 2024 में सरकार चेंज हो। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को जागरूकता मिले और 2024 के चुनाव में अपना मतदान जो है सही से दें और समझदारी से दें। तो चलिए, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।